Hello बच्चों, this is Dolly Sharma, your own chemistry मैम. Welcome you all in the NEET Selection Express. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को. तो मैंने आप लोग के कमेंट्स देखे थे और काफ़ी बच्चों ने कहा है कि मैम हर चैप्टर में आप ऐसे ही कराइए कि पहले आप हमें पूरा फॉर्मूला शीट दे दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए. बेटा ऐसा पूरे में तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर दूं, करना आपने खुद नहीं है बेटा. मैं हर चैप्टर का फ्लो चार्ट दे तो दूंगी, लेकिन बेटा आपने ऑलरेडी किसी न किसी टीचर से पढ़ा हुआ है, तो रैदर देन आप अपना फ्लो चार्ट बनाओ. उससे पता क्या होगा, ये सेशन और फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए. तो इस बार इस चैप्टर में मैं करवा दे रही हूँ पूरा फॉर्मूला चार्ट. वन शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे. क्लियर है बेटा? और कल के थंबनेल में थोड़ा सा एरर था, उसमें लिख दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट P15 PYQ. ऐसा नहीं है, अपन ने तो 35 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली डिस्कस किए थे, तो सेम एज इट इज आज भी यही रहेगा बेटा. जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर सकती हूँ आप लोगों के साथ, उतने मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं इस सेशन में रखने की कोशिश करूंगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है. और ये गारंटी है बेटा कि ये सेशन लेने के बाद कमिंग नीट के एग्जाम में आपका नीट का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला गलत नहीं होने वाला. क्लियर? तो ध्यान से हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझना है. ठीक है? सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इस चैप्टर के ब्रीफ को. ठीक है? तो आज का अपना ये है टारगेट. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. जैसे कि बेटा आइसोटोप आपको पता है, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर. आइसोबार, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास. आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. लेकिन यहां से कभी कभी जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक से. और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम किन्हें बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम उन स्पीसीज को बोलते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक. अब देखना ध्यान से बेटा, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास इस चैप्टर में आए थे, है ना. इनकी आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं. इनका चार्ज कितना होता है, इनका मास कितना होता है, बाकी चीजें आप ऑलरेडी खुद रिलेट कर लोगे. इलेक्ट्रॉन की अगर डिस्कवरी की बात करें तो वो डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने. प्रोटॉन की अगर हम बात करें दैट इज ई गोल्डस्टीन. एंड न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें दैट इज जेम्स चैडविक. तो चार्ज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. प्रोटॉन की बात करें +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. न्यूट्रॉन की बात करें 0 चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता. मास की अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. प्रोटॉन के मास की बात करें 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. और अगर न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. बहुत ही बेसिक सी चीज है बेटा, लेकिन हमें पता होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. उसके बाद बेटा अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. अगर ये एलिमेंट का सिंबल है तो ये Z होता है, ये A होता है. यहां पर ये जो A होता है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को. और एटॉमिक मास किसका सम होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास का सम होता है. ये जो Z होता है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को. और किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स प्लस होते चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन माइनस होते चले जाएंगे. उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उतने ही होते हैं. तो यहां से अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं?
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं a माइनस जेड से। कैसे बेटा? a माइनस जेड से। ये बेसिक चीज है बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, हमें मॉडल से और कुछ याद नहीं रखना, बस ये इंपॉर्टेंट चीजें थी कुछ जो हमें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास अब हम बढ़ते हैं बेटा फॉर्मूलेज की तरफ, जो इस चैप्टर के फॉर्मूलेज हमारे पास आए थे। तो सबसे पहले हमने कंक्लूड किया था, इनको भी नंबरिंग कर देते हैं। चलो फॉर्मूलेज को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब इस चैप्टर में हमने नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। दो तरह का नेचर होता है, पार्टिकल और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर के अपने कंक्लूजन्स आए थे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक हमारे पास फॉर्मूला आया था, E इज इक्वल्स टू NH न्यू, है ना बेटा? ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। और ये जो हमारे पास होता है E, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को। क्या बेटा? एनर्जी को। तो यहां पर E रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स को, है ना? न्यू रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, एंड यहां पर H रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को। किसे बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट को। और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। क्योंकि हमने यहां पर ये टर्म यूज कर लिया है फ्रीक्वेंसी का, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा ये किसके बराबर होता है? दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी को हम C अपॉन लैम्डा लिखते हैं। तो यहां पर बेटा ये C क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पर बेटा लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है वेव लेंथ को, और एक और रिलेटेड फॉर्मूला है बेटा V बार, ये रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर को। किससे बेटा? वेव नंबर। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? दैट वेव नंबर बराबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेटा। एनर्जी दे देगा 2 रेडिएशन की, तो E1 अपॉन E2 बराबर λ2 अपॉन λ1। क्योंकि आप देख रहे हो कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन वेवलेंथ के साथ तो इनवर्स रिलेशन हो गया, है ना? तो यहां से ये सारे फॉर्मूलेज हैं बेटा जो आपको एकदम क्लियर रखने हैं। ठीक है बेटा? इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से और कौन से फॉर्मूलेज हैं बेटा जो रिलेट हो जाते हैं? दैट E इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं NHC अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल्स के लिए। तो एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ बेटा। N नंबर क्या क्या है पता है? H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है। जब जब आपको एनर्जी, ध्यान से सुनना बेटा, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसमें? जूल में। आपको लैम्डा वेवलेंथ दे रखा है मीटर में, तो उस केस में आप डायरेक्टली HC का वैल्यू रख लेना 2 इंटू 10 टू दी पावर -25। ठीक है? ये वैल्यू आप यूज कर लेना HC का, जूल आ जाएगा। ठीक है ना? एनर्जी आपकी जूल में आ जाएगी। वहीं पे बेटा आपको अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपको उस केस में लैम्डा दे रखा है एंगस्ट्रॉम में, तो आप HC का वैल्यू सीधा सीधा यूज कर लेना 12400। आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई। एक दो न्यूमेरिकल आएंगे ऐसे, मैं अभी आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट बेटा, दैट पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। कभी अगर रिलेट करे तो आप पावर भी यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। P रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, E रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, और T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ठीक है बेटा? इसके बाद हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? इसके बाद हमारे पास आया था बेटा दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको याद हो, इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो क्या था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कि किसी भी मेटल सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट की जाती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं,
और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है सर्किट के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए जो एनर्जी वहां पर यूज हुई है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो वहां से हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आया था। क्या आया था बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था बेटा? देखना ध्यान से। वो था E इंसिडेंट इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये था बेटा हमारे पास ये रिलेशन। तो यहां पे कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? E रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट एनर्जी को जो मेटल सरफेस पे डाली गई है। ये जो E नॉट है ना बेटा, बाकी एनर्जी के फॉर्मूले सारे यूज बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो E नॉट है इसे फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और W नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रेशहोल्ड एनर्जी को। क्लियर बेटा? वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और ये Ke रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा काइनेटिक एनर्जी को। तो यहां से आपने ग्राफ वगैरह भी पढ़े होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा जहां से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। फिर इसके बाद हमने और क्या क्या कंक्लूजन्स किए थे बेटा? इसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रम और उसके टाइप्स आए थे। स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप हमारे सिलेबस में एक ही है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, और उससे जो फॉर्मूलेज आए हैं वो डिराइव होकर आए हैं बोहर एटॉमिक मॉडल से। लेकिन पहले हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वहां पे हमसे क्या क्या पूछ सकता है और हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो जब हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्कस किया था तो उसमें हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आए थे? देखना बेटा, पहला फॉर्मूला दैट हमें किसी भी ट्रांजिशन की अगर वेवलेंथ, जिसे हम वेव नंबर भी बोलते हैं, वो कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है RH/Z² ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देख लो बेटा, ये फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला ठीक है। अब इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है बार बार नहीं बताऊंगी। लैम्डा वेवलेंथ है, वी बार वेव नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एटॉमिक नंबर है। यहां पे बेटा RH जो है ये रिप्रेजेंट करता है रिडबर्ग कांस्टेंट को। रिडबर्ग कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन ये जो RH है इसे R से भी डिनोट करते हैं। और हमें जब वेवलेंथ कैलकुलेट करना होता है किसी ट्रांजिशन का, तो उस केस में हम 1/r के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। मान लो लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है एंगस्ट्रॉम में, तो आप 1/r का सीधे डायरेक्टली वैल्यू यूज कर लेना 912 एंगस्ट्रॉम। मान लो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है नैनोमीटर में, तो 1/r का वैल्यू आप सीधे लिख लेना 91.2 नैनोमीटर। आपके पास वेवलेंथ आ जाएगा। अगर बेटा वहां पर क्वेश्चन में दे रखा हो कि वेवलेंथ कैलकुलेट करो लिमिटिंग लाइन के लिए, तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन कहां से आती है वो तो हमें पता है, नहीं भी पता है तो वो भी मैं भी रिवाइज करवा देती हूं। इस केस में लिमिटिंग लाइन का मतलब ये होता है कि लास्ट कहां से आ रही है इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट से आ रहा है। लास्ट लाइन तो इनफाइनाइट से ही आएगा। तो उस केस में बेटा अगर कभी रेशियो पूछ ले लाइमन बामन पास्चन का, उनकी लिमिटिंग लाइन का रेशियो, तो उनका वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ n1 स्क्वायर पे डिपेंड करता है। चाहो तो इधर पुट करके देख लो, n2 इनफाइनाइट हो जाएगा, सीधे सीधे n1 पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं बेटा लाइमन बामर पास्चन सीरीज की, है ना, तो यहां पर आ गया सीरीज। किसी भी सीरीज की बात हो रही है उसके n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू,
और वो किस रीजन में लाई करता है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। जब जब जिक्र हुआ लाइमन सीरीज का, एक चीज क्लियर रखना, लाइमन मतलब लाइन कहीं से भी आ रही है लेकिन उसका N1 लोअर एनर्जी लेवल हमेशा 1 होता है। कभी भी जिक्र हुआ बामर का, मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल तक जो लाइंस आ रही हैं। कभी भी जिक्र हुआ पाश्चन यानी कि थर्ड तक, फिर ब्रैकेट फोर्थ एनर्जी लेवल तक, ब्रैकेट पी फंड फिफ्थ एनर्जी लेवल तक, फिर हम फ्री। तो N2 क्या हो सकता है भाई? N2 हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। N2 हायर एनर्जी लेवल तो कितना भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन आप फर्स्ट एनर्जी लेवल तक रहा है। यहाँ पर 3, 4, 5, 6 हो सकता है, यहाँ पर 4, 5, 6 हो सकता है, यहाँ पर 5, 6, 7 हो सकता है, यहाँ पर 6, 7 हो सकता है। हायर एनर्जी लेवल तो कितना भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। ये कौन से रीजन में लाइक करते हैं? यूवी, विजिबल, बामर रीजन। याद रखना बेटा, विजिबल रीजन में लाई करता है। NCERT का डायग्राम देखोगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वाला, तो बेटा बामर में कलर दिख रहा है। फर्स्ट लाइन जो दिख रही है वो रेड कलर की दिख रही है। फर्स्ट लाइन जस्ट ऊपर वाले लेवल से आती है, यानी कि 3 से 2, सेकेंड लाइन 4 से 2, थर्ड लाइन 5 से 2। क्लियर? तो ये IR लास्ट में फार IR जो लास्ट वाला होता है उसका फार इंफ्रारेड। क्लियर? ये इनका रीजन होता है। देख लो बेटा, यहां से भी अगर क्वेश्चंस आते हैं, ये पोर्शन आपने पढ़ा हुआ है, तो एक तो यहां से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है? दैट टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस या टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मैं आपको इसके 2 फॉर्मूले लिखवा देती हूं। दैट इज पहला N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2, और दूसरा फॉर्मूला है समीशन ऑफ N2 माइनस N1। N2 क्या है? जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। N1 क्या है? जहां आ रहा है। अगर कभी कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ लाइंस इन इंडिविजुअल सीरीज, किसी पर्टिकुलर सीरीज में पूछे कि बताओ इस सीरीज में कितनी लाइंस होंगी, तो उसका हो जाएगा N2 माइनस N1। N2 तो वही रहेगा जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N1। अगर उसने पूछा नंबर ऑफ लाइंस बताओ लाइमन में, तो N1 की वैल्यू फिक्स है 1, बामर में 2, ब्रैकेट में 4, पाश्चन में 3। इस तरीके से बेटा किसी इंडिविजुअल सीरीज में भी अगर आपसे पूछता है कितनी लाइंस होंगी, तो वो आप यहां से बता सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे बेटा। इसके बाद जो आता है हमारे पास, इसको हम पहले भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, हम तो फॉर्मूलेज डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो बोर एटॉमिक मॉडल के क्या वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो बेटा हम सीधे टॉपिक लिख रहे हैं, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकता है उस बारे में लिख रहे हैं। तो बोर एटॉमिक मॉडल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला कंक्लूजन ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है। तो इसका क्या फॉर्मूला था? mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, और इसे क्या लिख सकते हैं? nh बार। यहां पर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि इस चैप्टर में 3 एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड स्पिन। तो इसका ध्यान रखना है। ये पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ना इस टॉपिक का, ठीक है। नेक्स्ट, इस टॉपिक के सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू r नॉट n स्क्वायर बाय z। ये r नॉट की जो वैल्यू होती है ये 0.0529,
अगर रेडियस नैनोमीटर में निकालना है तो 0.0529 नैनोमीटर है, अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा, n में और z में कंफ्यूजन मत रखना बेटा, n ऑर्बिट नंबर है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और z तो आपको क्लियर ही है, दैट इज एटॉमिक नंबर, है ना। ये मॉडल वैसे भी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था। तो ये यहाँ का पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। नेक्स्ट बेटा, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हम डिराइव करके लेकर आए थे, और क्या फॉर्मूला था, दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁸ इंटू z बाय n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो बेटा, ये वैल्यू भले ही आपको याद ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर एटॉमिक मॉडल में बच्चों जो आपको याद रखना है, प्रोपोर्शनल रिलेशन, क्योंकि आपसे रेडियस का रेशियो पूछेगा, तो ये मैंने आपको लिखवा दिया है। z अगेन एटॉमिक नंबर है, n यहां पर ऑर्बिट नंबर है। फिर बेटा v क्या है, वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहां से और भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आए थे, जैसे कि फोर्थ नंबर ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, तो इसका प्रोपोर्शनल जो आया था रिलेशन, दैट इज z² अपॉन n क्यूब। n और z की वैल्यू बेटा यहां पर नहीं बदल रही, वहीं पे बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, दैट इज ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी, n क्यूब अपॉन z²। अगर बेटा यहां से क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल रिलेशन पे आएगा, आपको उससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा बेटा, इसलिए मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स लिखवा रही हूं जो कि आपको याद रखने हैं। उसके बाद बेटा रिलेशंस, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो भी आया, डिराइव होकर आया, उसका पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन था, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लस यानी कि माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो ओवरऑल जितनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसके आगे माइनस लगा दो तो उतनी रिक्वायर्ड है ना। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बेटा। यहाँ पे कौन सी चीज क्या बता रही है, ये मैं आपको अभी इधर ही लिखवा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये 7th वन, ये 8th वन, रिश्ते इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना। तो हेयर टीई रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी, और एनर्जी के भी अभी सारे कंक्लूजन मैं आपको लिखवा देती हूँ। हेयर केई रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी। बोर एटॉमिक मॉडल से अगर क्वेश्चन आया बेटा तो इन्हीं रिलेशन पे बेस होकर आता है। और यहाँ पर आई रिप्रेजेंट्स दैट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बेटा आप मेरे साथ साथ फॉर्मूले लिखोगे, याद करोगे, और अगर याद हैं तो इन्हें और अच्छे से रिवाइज कर लोगे। यहां से आप एनर्जी डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहां से सारे एनर्जी के फॉर्मूलेज भी लिख देते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। तो 9th वन, इसका लास्ट पार्ट हमारे पास जो बच गया, एनर्जी का जो फॉर्मूला था बेटा, टोटल एनर्जी का बोलो या एनर्जी का, दैट इज -13.6 z² बाय n², अगर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो। क्या बेटा, अगर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो। अगर यूनिट किलो जूल पर मोल है तो इसी का वैल्यू हो जाता था -1312 z² बाय n² किलो जूल पर मोल, है ना। वहीं पे अगर ये यूनिट हमारे पास क्या हो रहा है, किलो कैलोरी पर मोल, तो -313.6 z² बाय n² किलो कैलोरी पर मोल। वहीं पे अगर ये एनर्जी हमारे पास सिर्फ जूल में है तो
माइनस 2.178 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल। 10⁻⁻11 कर दोगे तो ये अर्ग में हो जाएगा। क्लियर है? देख लो बेटा इसे ध्यान से। तो ये सारे एनर्जी के कंक्लूजन्स। यहां से बेटा रेडियस रेशियो पूछे, किसी भी चीज का रेशियो पूछे, जो आपको याद रखना है वो ये है कि क्या इसके फॉर्मूले। यहां से बेटा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको यहां पर वाइंड अप किया है ना, तो इसको यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या टॉपिक पढ़ा था भाई? इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर, है ना जी। तो बोर एटॉमिक मॉडल को हमने फोर्थ टॉपिक बोला था। फिफ्थ टॉपिक था हमारे पास डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास निकल कर आया था दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। और इसको हमने काइनेटिक एनर्जी के साथ रखकर, है ना, बहुत अलग अलग रिलेशन में भी डिराइव कर लिया था। यहां पर बेटा लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, याद रखना बेटा एम मास है और वी वेलोसिटी है। और कहीं पे कितनी वेव्स होंगी, कभी सीधे सीधे नंबर ऑफ वेव्स पूछ लेता है ना। तो वो किसके बराबर होता है? जितना ऑर्बिट नंबर होता है उसके बराबर वेव्स होती हैं उस एटम की, ठीक है बेटा। इसके बाद यहां से बेटा और भी रिलेशन डिराइव होकर आए थे, है ना। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, है ना। डिराइव्ड फॉर्मूले थे लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, है ना। तो यहां पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है, यहां भी मास हमेशा किलोग्राम में यूज करना है बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। के ई रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, और h अपॉन अंडर रूट 2m है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी बता देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सारी चीजें बता देती हूँ बेटा। m मास है, के ई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ये इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे बेटा, है ना। ई आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपका दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? इसके बाद भाई हमने ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ा था जिसपे न्यूमेरिकल्स थे? मतलब पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक क्विक रिवीजन अपना चल रहा है बेटा। इसके बाद जो टॉपिक था वो था दैट इज हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि ये कहता था कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू एक साथ कभी नहीं निकाली जा सकती, है ना। तो आपने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वाला रिलेशन पढ़ा हुआ है बेटा। अब इस मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी करके भी डिराइव किया गया था, बिल्कुल किया गया था। तो ये हो गया पोजीशन मोमेंटम, है ना। सेम इसी तरीके से एनर्जी और टाइम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सेम उसी तरीके से एंगुलर स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये लिख देती हूँ बेटा, ये तीनों रिलेशन करेक्ट है बेटा, क्योंकि एक बार ये रिलेशन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? कि ये तीनों कंक्लूजन इसी के थे, ये पोजीशन, ये मोमेंटम, ये एनर्जी, ये टाइम। अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन टाइम, अनसर्टेनिटी एंगुलर स्पीड एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो लिख सकते ही हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा पी क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मास इनटू डेल्टा वी, तो इट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर m मास है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ बेटा।
ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को, है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर स्पीड को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। किसे बेटा? डिस्प्लेसमेंट को। देख लो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे। इस बात का ध्यान रखना बेटा, क्या कि ये जो है यहाँ पर मास आपको किलोग्राम में यूज करना है, एक तो इसमें और एक जो साथ वाला अभी हमने पढ़ा था। अब इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट टॉपिक इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब बेटा हमारे पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ उसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जरूर हमारे पास सिलेबस में है, जैसे कि बेटा साई एन एल एम, ये 3 क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, जहां से हम किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। जैसे कि बेटा सीधे एक एग्जाम्पल लिखवा देती हूं, जैसे कि मैंने लिखा साई 410, बताओ ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 4 है, एल की वैल्यू जब 1 होती है तो वो एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और एस ऑर्बिटल में एम की वैल्यू तो 0 होती है, तो यहां से आप ये बता सकते हो। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, स्फेरिकल नोड, क्या बेटा? स्फेरिकल नोड पूछे आपसे, नोड वो स्पेस न्यूक्लियर एटम का जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, उसे नोड कहते हैं, और ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, इसे स्फेरिकल नोड भी कहते हैं और रेडियल नोड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n-l-1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर -1। नेक्स्ट बेटा एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है जो उस ऑर्बिटल का एल है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और अगर टोटल नोड्स पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है n-1। देख लो बेटा ध्यान से। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं चारों क्वांटम नंबर के बारे में, है ना बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चारों क्वांटम नंबर के बारे में। तो सबसे पहला है बेटा n, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा ये इस चैप्टर का वो पोर्शन है जो सबसे आसान है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इसी पोर्शन से आते हैं। क्लियर? ये याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि क्या पॉसिबल सेट हो सकते हैं क्वांटम नंबर के। तो इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये तो पता ही है कि n जो है यही ऑर्बिट है, यही पीरियड है ना, यही एनर्जी लेवल है, यही सीरीज है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, n की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो जब भी आपको पॉसिबल सेट के बारे में पूछे, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। n जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है r इज प्रोपोर्शनल टू n² / z, तो उस एटम का साइज उतना ज्यादा होगा। इसका ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जिसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, है ना, तो इसे बेटा L से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, L की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n-1
तक होती है, यानी कि L कभी भी बड़ा नहीं हो सकता N से। तो जब भी पॉसिबल सेट वाला क्वेश्चन आए, इस बात का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और क्या कंक्लूजन्स यहां से लेकर आए थे? L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसे बेटा? सब शेल को, S, P, D, F। नेक्स्ट बेटा, ये वाला क्वांटम नंबर शेप्स के बारे में भी बताता है कि S ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है ना, और P ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है, D ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बेल होती है, और F ऑर्बिटल की शेप बता तो दी है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से निकल कर आता है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बेटा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। बताने की जरूरत ना पड़े कि H बार H अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। देख लो बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है एजीमुथल क्वांटम नंबर के। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जहां से ना क्वेश्चन बनता है, और ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, 4 प्रकार के क्वांटम नंबर है ना। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 2-3 कंक्लूजन बता दिए बेटा, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इससे हमारे पास एनर्जी का भी जिक्र हुआ था, ये एनर्जी भी बताता है। तो फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक और वी कैन से मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वो जो यूनी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, यूनी इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं बेटा? जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम प्लस हो गया, बेरिलियम प्लस 2 हो गया, तो वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और उनकी अगर हम एनर्जी की बात करें तो उनकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है एन पे। उनके एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है बेटा? दैट इज 1s, है ना, 2s 2p का बराबर होगा क्योंकि एन का वैल्यू सेम है। फिर 3s 3p 3d का बराबर होगा, फिर 4s है ना 4p 4d 4f का बराबर होगा यूनी इलेक्ट्रॉनिक के लिए। लेकिन अगर हम बात करें फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अगर हमें एनर्जी देखनी है तो वहां पे हम रूल फॉलो करते हैं N+L रूल, जिसे बोर-बरी रूल भी कहते हैं। N+L का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। दैट इज स्टेप 1। इफ N+L इज सेम, मान लो N+L का वैल्यू सेम है, तो जिसका N ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। देख लो बेटा ध्यान से, जल्दी से उसके N की वैल्यू ज्यादा होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है बेटा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। तीसरा क्वांटम नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां से अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से आया हुआ है। नेक्स्ट है बेटा दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर लिखवाऊं क्या बेटा? ये 1s का सबसे कम, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, है ना। N+L करते जाओ, जिसका ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। तो पहली बात ये बताता क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, ये बताता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। भाई देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में, सब शेल में है, एस पी डी या एफ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि शेल तो क्लियर है, लेकिन उसमें भी एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है या जेड एक्सिस पर है। तो ये एक्सिस के बारे में बताता है कि स्पेस में कौन से एक्सिस पर है। याद रखना बेटा, m की वैल्यू सिर्फ -L से +L तक होती है। तो एक चीज क्लियर है कि m की वैल्यू कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगी। क्लियर बेटा। तो यहां से हमारे पास ये चीजें आती हैं। s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है ना। p ऑर्बिटल के लिए -1 0 +1 होती है। तो अब हर सब शेल में, एवरी सब शेल, सब शेल क्या है, SPDF, और ये -L से +L तक जो वैल्यूज आती हैं ये किसे रिप्रेजेंट करती हैं, ऑर्बिटल को। तो एवरी सब शेल मस्ट कंटेन one orbital with m is equals to 0, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। ऑर्बिटल मतलब डब्बा। क्लियर। किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, इसका क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2n²। देख लो बेटा, हमें अगर सिर्फ शेल नंबर पता है ना, तो हम बता सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल दैट इज 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, अगर हमें बताना है, सब शेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रही हूं बेटा आपको, जहां से आप कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ शेल नंबर दे रखा है कि वो फर्स्ट शेल से बिलोंग करता है, सेकंड शेल से, थर्ड शेल से या फोर्थ शेल से, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। अगर हमें किसी भी शेल का ऑर्बिटल निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि उसमें कितने डब्बे होंगे इन अ शेल, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज n²। अगर हमें यह पता करना है कि उसमें कितने शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, अगर हमें पता करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, ये आपको डायरेक्ट वाले फॉर्मूले बता रही हूं बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल यानी कि SPDF में टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2l + 1। एल अपना वही है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट बेटा, अगर बताना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, किसी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2l + 1। देख लो बेटा ध्यान से, 4l + 2 ये बराबर हो जाएगा 2 × 2l + 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। हाँ, 2 × 2l + 1, ये वो डायरेक्ट फॉर्मूलेज है बेटा जहां से आप ये चीजें बता सकते हो। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो आपको शॉर्ट में कर देती हूं, एल का वैल्यू आपको पता था, ठीक है। तो किसी भी शेल में कितनी सब शेल होती हैं ये भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ सब शेल, भाई सब शेल मतलब SPDF इन अ शेल, ये बराबर किसके होता है कि कितनी सब शेल होंगी, कि भाई शेल नंबर क्या है यानी कि ऑर्बिट नंबर क्या है। देखना बेटा, एल की वैल्यू दे रखी थी आपको, है ना, एल की वैल्यू दे रखी थी 0 1 2 3, आपको यहाँ पे बता दिया सब शेल, तो आपको पता है एल का वैल्यू 0 यानी कि SPDF। यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास क्या आ जाएंगे, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स आपको मिलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, जो कि वैल्यू होती है -L to +L। तो इसमें बेटा, इसमें तो एक ही ऑर्बिटल आएगा 0, क्योंकि -L से +L, यहाँ पर आ जाएगा -1 0
+1, तो कितने ऑर्बिटल आ गए? 3। यहाँ पे ऑर्बिटल कितना? 1। यहाँ पर -2 -1 0 +1 +2 ऑर्बिटल्स आ गए 5। यहाँ पे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ऑर्बिटल्स आ गए 7। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा ही था। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। लास्ट अगर हम बात करें बेटा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में आप याद रखना कि ये हमें बताता क्या है? ये भी ओरिएंटेशन बताता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल के अंदर। ये डिफरेंस है बेटा माइनर सा। ये हमें क्या बताता है बेटा? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, है ना। इसके एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? स्पिन ओनली, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज वही mvr इज इक्वल्स टू √s इंटू s प्लस 1 h/2π। s यहाँ पर होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +½ और -½ हम देखते हैं, है ना। कैसे? उसमें क्वांटम नंबर में एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये अप स्पिन और डाउन स्पिन यानी कि इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन के बारे में हमें बताता है। देख लो बेटा ध्यान से। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक 3 प्रिंसिपल के बारे में। लिखवाऊंगी नहीं, समझा दूंगी, है ना। रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, है ना। तो क्या क्या थे बेटा? सबसे पहला, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यही सीखा था। सबसे पहला दैट इज ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी। हम इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी में भरते हैं। तो ऑफबाउ जी ने क्या कहा था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऐसे भरना, है ना, ये नहीं कि पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भर दो जिसकी एनर्जी कम है। नेक्स्ट बेटा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली जी ने क्या कहा था? No two orbitals in an atom can have same value of all the 4 quantum number। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे 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 भर रहे हो, गलत है। आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर रहे हो, गलत है। उसके बाद आया था हमारे पास हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो कि ये कहता है कि जब आप डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हो तो उस केस में हर एक ऑर्बिटल को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके बाद पेयरिंग करवाओगे। क्लियर बेटा? ये चीजें थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, भाई एस का तो क्लियर है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल के 3 एक्सेस होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये पी जेड के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू जेड होता है। जो डी ऑर्बिटल जो डी सबशेल होता है, उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या बेटा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑन द एक्सिस लाई करते हैं। और बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। यहां पे डी जेड स्क्वायर वाले का m का वैल्यू 0 होता है। स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। देख लो एकदम अच्छे से। आई थिंक अब तो सब कुछ सबको ही क्लियर हो गया होगा। टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा लग गया। मैंने सोचा हुआ था कि अगर मैंने रिवीजन करवाया भी तो मैं मैक्सिमम आधा घंटा लूँगी, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ
कि हमारा जो नीट का क्वेश्चन आने वाला है वो इससे बाहर नहीं आने वाला, आपका रिवीजन हो गया है। चलो वार्तालाप हम लास्ट में करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ ना बेटा, वो सब कुछ सारे क्वेश्चंस आपसे कवर हो जाएंगे, हमने अभी अभी पढ़ा है सारा का सारा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब आप देखो चैप्टर को अगर आप ब्रीफ कर लो तो कितना इजी हो जाता है उसके क्वेश्चंस को करना। जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, लेकिन कितने इजी क्वेश्चंस हैं। आपने जब ये चैप्टर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम पढ़ा होगा, कितना लेंदी, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स थे। बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट, हमने इस चैप्टर को कितने दिनों तक पढ़ा या किससे पढ़ा, मैटर नहीं करता, हमारा क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा, उसके लिए ये ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ बेटा, जब तक अपना पीसी का ये सेशन चल रहा है आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है, और सारे आपके चैप्टर्स वाइंड अप होते चले जा रहे हैं। और ये जो मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दे रही हूँ, अगर आपने मेरे साथ साथ बना लिया तो नीट से एक दिन पहले आपको ना इस पे 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि बना बनाया होगा आपकी कॉपी के अंदर, है ना, बना बनाया होगा, तो आप सिर्फ मैच करोगे अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्योंकि पूरा पढ़ चुके हैं तो अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड इज, भाई टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n-1 और एंगुलर नोड l के बराबर होता है, तो l का वैल्यू 3 है, तभी तो 3 एंगुलर नोड होंगे, और l का वैल्यू 3 कौन सी सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, F। देख लो F सब शेल वाला एक ही है। मैम इससे भी मैच करके बताओ, टोटल नोड्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया आज अभी n-1, तो n-1 करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि उसने बोला 3 टोटल नोड है, तो फिर n क्या हुआ, 4 हुआ ना। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, the de Broglie wavelength of an electron in the second orbit is, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो उस हाइड्रोजन एटम में उसने हमसे पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इकलौता फॉर्मूला जो रह गया लिखवा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना, यहाँ लिखवा देती हूँ। हाइड्रोजन एटम कहाँ था, ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना, यहाँ पे लिखवा देती हूँ दैट n लैम्डा बराबर 2 पाई r, ये फॉर्मूला है इसका बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, उसने जिक्र किया है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे बेटा, दैट n लैम्डा बराबर 2 पाई r। ये आया कैसे बेटा, ये सरकमफेरेंस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और n ऑर्बिट नंबर, लैम्डा वेवलेंथ। तो बेटा क्लियरली दिया है दैट इज सेकेंड बोर ऑर्बिट, बेटा सेकेंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है, और n का वैल्यू 2 हो गया बेटा, r का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू बोर एटॉमिक मॉडल से आपने क्या डिराइव किया था, दैट r बराबर r0 n स्क्वायर बाय z, n ऑर्बिट नंबर, z एटॉमिक नंबर। बेटा r0 ऑलरेडी दे रखा है, कितना, दैट इज 52.9 पिकोमीटर। चलो छाप देते हैं, तो ऑर्बिट नंबर हो गया 2, लैम्डा वी हैव टू कैलकुलेट, ये 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर क्या हो गया, r0 n स्क्वायर बाय z, r0 का वैल्यू 52.9, n स्क्वायर ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर, 2 2 जा 4, z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1, ये इससे कैंसल आउट, लैम्डा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा 211.6, ये पाई पिकोमीटर, जल्दी जल्दी में नहीं करना, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको दे रखा है क्या, 4d 5p 5f 6p orbitals are arranged in the order of decreasing energy, correct option is। तो एनर्जी कहाँ पढ़ा हमने अभी,
एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर, जो कि क्या कहता है, बोरबरी रूल, कि जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम है तब हम n का वैल्यू देखेंगे। तो बेटा 4d, 5p, 5f एंड 6p, n प्लस एल कर देते हैं 0, 1, 2, तो यानी कि 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, 5 प्लस 3 कितना हुआ 7 एंड 6 प्लस 1 कितना हुआ 7। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो इन दोनों की होगी और इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा 6p की होगी। क्यों? क्योंकि इसका n ज्यादा है। फिर इन दोनों में से इसकी ज्यादा और इन दोनों में से ऐसे। तो आंसर आ जाएगा सबसे ज्यादा 6p, देन 5f, देन 5p, देन 4d। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। बताइए बेटा, अभी हमने पढ़ा है लाइमन, बामर, पर्सन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, यूवी, विजिबल, आईआर, 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 फार आईआर। तो विजिबल रीजन में बामर सीरीज। आप देख रहे हो चैप्टर कितना बड़ा, क्वेश्चन कैसा आया, हर क्वेश्चन के साथ मैंने ईयर मेंशन किया है ना। और आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस किस तरीके से है, ऐसा ही क्वेश्चन बन के आएगा बेटा। लेकिन हम क्या होता है, ज्यादा के पीछे भागते हैं। इस टाइम पे ज्यादा के पीछे नहीं भागना है, इस टाइम पे जो है उसे बहुत अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके फिर करना है। ठीक है बेटा, क्योंकि अब एक्स्ट्रा पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है, अब तो जो है उसे संभाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। टोटल orbital angular momentum of electron in that s orbital is equal to 0। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटा इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, और s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 होता है। तो करेक्ट है भाई। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड, एक ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करते हैं हम 3 क्वांटम नंबर से। बिल्कुल सही बात है, एन, एल, एम, और ये तीनों डिराइव होकर आए हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। बट जो चौथा क्वांटम नंबर है वो डिराइव होकर नहीं आया है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। लेकिन अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है कि भाई चलो ठीक है, ऑर्बिट पता चल गया, सबशेल पता चल गया, है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किस स्पिन के डायरेक्शन में है, तो दैट इज डिटरमाइंड बाय चारों क्वांटम नंबर। ये भी करेक्ट है भाई। द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0, अभी छपवाया मैंने आपको, सही है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1s2 2s2। अब यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट हुआ है कि भाई जब डीजनरेट ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे थे तो उन्हें पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन पे देना था, ये डाउन स्पिन दे दिया, गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर, यानी कि इन चारों में तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो कि पूछा गया था। नीट का पेपर देते टाइम मेरे प्यारे बच्चों इस बात का खास ध्यान रखना, करेक्ट बोल रहा है, इनकरेक्ट बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट का जिक्र किया है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा बराबर h अपॉन mv। सही बात है। वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v वेलोसिटी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है जी। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, अब ये रिलेशन मैंने आपको लिखवा दिया है, तो तीनों सही है, ठीक है। पोजीशन मोमेंटम वाला भी सही है, एनर्जी टाइम वाला भी सही है, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और एंगुलर स्पीड और डिस्प्लेसमेंट वाला भी सही है। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव, जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो सेम ऑर्बिट और सेम सबशेल के अंदर है और उनका स्पिन का डायरेक्शन सेम है, तो वो एक दूसरे से ऑर्बिटल एक्सचेंज कर सकते हैं। जितना एक्सचेंज करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, और उनका सिमेट्रिक बिहेवियर भी जो सिमेट्रिक होता है। इसीलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले ऑर्बिटल्स काफी ज्यादा स्टेबल होते
है। एक्सेप्शन तो है ये बेटा कॉपर और क्रोमियम का। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ना, 3d10 4s1, इसी रीजन की वजह से होता है। और क्रोमियम का 3d5 4s1 इसी वजह से होता है। एक और फॉर्मूला है बेटा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, वो यहीं पे लिख देते हैं। अगर सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करता है, ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा म्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस टू। यहाँ पर एन क्या होता है बेटा, यहाँ पर एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो कभी भी अगर आपको किसी का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ जाए तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, ये एन इंटू एन प्लस टू आप वहां पर लगा सकते हो, दैट एन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये रहा, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p। बात तो सही है, 2s और 2p में 2s की एनर्जी कम होती है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए तो ये केस एप्लीकेबल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। बेटा आपके साथ ना ऐसे खिल जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। इन द ऑर्बिटल बोला, जब जब ऑर्बिटल बोले, ऑर्बिटल मतलब डब्बा, और एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे n का वैल्यू कुछ भी दे रखा हो, चाहे l का वैल्यू कुछ भी दे रखा हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है n और l की वैल्यू से। तो यहां पर बेटा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पॉली जी ने कहा था ना, और वो भी अपोजिट स्पिन में। Next question, which of the following pairs of d orbital will have electron density along the axis? Axis के ऊपर 2 होते हैं, dx square y square and dz square। देख लो बेटा ध्यान से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, उन्हें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो बेटा एक ऑर्बिटल के अंदर ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। एक अप स्पिन वाला है, एक डाउन स्पिन वाला है, अभी अभी पढ़ा बेटा अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का डी ऑर्बिटल के अंदर, क्या फॉर्मूला अभी अपन पढ़े हैं, L इंटू एल प्लस 1 एच बार, या L इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, और डी ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना होता है बेटा 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 रूट 6 एच बार। बेटा ये एच बार था सब जगह, ये मिस्टेक है थोड़ा टाइपिंग में, देख लो बेटा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the maximum number of orbital? ऐसे कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं that can be identify, जिन्हें हम पहचान सकते हैं इन 3 क्वांटम नंबर से। अब आप बताना बेटा ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3pz। अब आप बताओ इसमें मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, एक ही तो हो सकता है भाई, m का वैल्यू भी दे दिया, अगर सिर्फ 3p देता तो 3 ऑर्बिटल हो सकते थे, बट इस नाम से तो एक ही ऑर्बिटल हो सकता है, क्योंकि बाकी कौन से हैं 3px 3py। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है, सी कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, ठीक है, एनर्जी जूल में कैलकुलेट करनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या दे रखा है, तो मैंने आपको कल के सेशन में भी बोला था,
बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल करने का। दिया क्या, पूछा क्या? तो आपसे बेटा एनर्जी पूछी है जूल में, है ना। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आपको दे रखा है नैनोमीटर में, आप कन्वर्ट कर सकते हो इसे मीटर में। तो 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि नैनो क्या होता है 10⁻⁹। और यहां पर बस ये दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखा है। तो आपको मैंने बताया था इस केस में एनर्जी का पहला फॉर्मूला यूज होगा बेटा, बिल्कुल होगा। एनर्जी का तो पहला फॉर्मूला यूज होगा ही होगा, लेकिन वहां पे मैंने एक ट्रिक भी बताया था, hc/λ तो लगाएंगे ही लगाएंगे, फोटोन मेंशन नहीं किया तो 1 पुट करेंगे कि जब जब एनर्जी जूल में निकालना हो, लैम्डा मीटर में हो, तो hc का वैल्यू शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए सीधा सीधा यूज कर लेना 2 इंटू 10⁻⁻25। छाप ले बेटा, पुट कर लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो आ जाएगा बेटा दैट E बराबर hc/λ, hc का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻25 है ना, और ये क्या आ जाएगा बेटा 45 इंटू 10⁻⁻⁹। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ से देख लो बेटा 2/45 है बिल्कुल, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 0.042 इंटू 10⁻⁻17, जिसको हम लिख सकते हैं 4.42 इंटू 10⁻⁻18। ये आंसर आएगा बेटा, सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, Be+2 जो है दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए थे, लेकिन +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। गिन लो बेटा इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाँ, इसके अंदर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके अंदर भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर विल बिकम Li+। क्लियर है बेटा, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर के साथ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले ये देख लें, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, NLM ऐसे होता है। सही बात है बेटा। तो अब इस केस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3px को, या ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3py को, लेकिन दोनों में से एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें तो मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि जिक्र एक ऑर्बिटल का हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, करना क्या, द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड भी दे रखी है, ठीक है, अच्छी बात है। 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू तो हमें पहले से पता होनी चाहिए, पर क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा इस तरीके से देता है कि आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। Which value is closest to the wavelength in nanometer। इसको आपसे wavelength चाहिए, वो भी नैनोमीटर में चाहिए, of a quantum of light with frequency। आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी भी उसने दे दी है। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, न्यू कितना दिया 6 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ऊपर वाले 2 डेटा की तो जरूरत ही नहीं थी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c/λ। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, c/ν। यही हो जाएगा ना बेटा, लैम्डा बराबर c/ν। तो लैम्डा बराबर c का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड। और बेटा फ्रीक्वेंसी कितना दिया है
6 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स से गया, ठीक है। ये 3 2 6 हो गया, 10⁻17 10⁻15, तो ऊपर बचा 10⁻2, यानी कि बच गया 100/2। कितना आ गया बेटा आंसर? 50 नैनोमीटर। तो यूनिट तो उसने पहले ही दे रखी थी, आंसर विल बिकम 50। देख लो बेटा ध्यान से, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है। सी, बेस्ड ऑन इक्वेशन, बिल्कुल ये इक्वेशन तो हमने पढ़ी हुई है, दैट एनर्जी का फॉर्मूला ये जूल में दे रखी है यूनिट। सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन विच ऑफ द दैम इज नॉट करेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट को बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पे इक्वेशन के लैंग्वेज में करेक्ट तो है, लेकिन आंसर पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बोला? लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, बिल्कुल सही बात है। आर इज प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, तो ऑर्बिट नंबर जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना ज्यादा होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट, बिल्कुल इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। जब ऑर्बिट चेंज होगा तो हम क्या करेंगे? -2.178 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। आप लोग थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। यस बेटा, थर्ड है फॉर n इज इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी। अगर n की वैल्यू 1 है, ऑर्बिट नंबर जितना कम होता है एनर्जी उतनी ज्यादा नेगेटिव होती है, ऑब्वियसली n स्क्वायर बाय z होता है ना। देन इट डज फॉर n इज इक्वल्स टू 6, सही बात है, n की वैल्यू जब 6 हो जाएगी, क्योंकि z स्क्वायर बाय n स्क्वायर हो जाता है, तो एनर्जी का वैल्यू कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके लिए मोर नेगेटिव है। यहां तक तो सही है, विच मीन्स दैट, जो कि ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, कि अगर ऑर्बिट नंबर कम होता है तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, लूजली थोड़ी ना होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है। क्या बेटा? टाइटली बॉन्डेड होगा जितना स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट होगा, क्योंकि ऑर्बिट नंबर जितना कम इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस के करीब होगा, उतना ज्यादा वो बाउंड करके रखेगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना दूर होगा वो बाउंड करके नहीं रखेगा। तो यहां पर ये गलत हो गया है ना, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन, जो नेगेटिव साइन इक्वेशन में दे रखा है, that simply means that the energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be the electrons were at infinite distance from the nucleus। ये बात तो सही है कि जो नेगेटिव साइन है वो हमें क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct set of 4 quantum number for the valence electron of rubidium। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या बनेगा? तो पहले आपको पता होना चाहिए बिलोंग कहां से करता है ना। आपने याद किया है ना, लीना की रब से फरियाद किया है ना बेटा, लीना की रब से फरियाद। तो याद करो बेटा, ये आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे और डिटेल में। क्या बेटा? ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट ग्रुप से, एस ब्लॉक, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 5s1। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
5s1 है। तो 4 पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या हो गया, n का वैल्यू 5 हो गया, l का वैल्यू 0 हो गया, m का वैल्यू 0 हो गया, s का वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बिकम 500। वो पहला सेट बन रहा है, देख लो बेटा ध्यान से। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एक सब शेल के अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल विद L इज इक्वल्स टू 3 एंड N इज इक्वल्स टू 4। अगर हमारे पास N 4 है और L 3 है, यानी कि वो 4F को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक सबशेल जिसके N और L की वैल्यू है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, है ना। क्या फॉर्मूला है, 4L प्लस 2। तो आप कर सकते हो 4L प्लस 2 से भी, तो 4 इंटू 3 प्लस 2 करोगे तो वैसे भी आ गया 14। नहीं तो आपको पता है F सबशेल में 7 डिब्बे होते हैं, अगर इसमें 7 डिब्बे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा, 14, क्योंकि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, बट सबशेल में इलेक्ट्रॉन हम ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देख रहे हो बेटा क्वांटम नंबर से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लास्ट 10 इयर्स के अंदर 2 बार ये क्वेश्चन आ गया, हो सकता है तीसरी बार भी आ जाए। अगर फॉर्मूला याद होगा तो कर लोगे, इसलिए बोल रही हूँ ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। तो किस में दे रखा है, H अपॉन 2 पाई में ही दे रखा है, तो ये हो गया रूट 2 H अपॉन 2 पाई। इसको क्या लिख सकते हैं, H अपॉन रूट 2 पाई, है ना। तो अब देख लो बेटा H अपॉन रूट 2 पाई कहाँ आ रहा है, ऑप्शन 1 में भी आ रहा है। क्लियर। तो इसका अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1, तो रूट 2 H अपॉन 2 पाई आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बिकम दैट इज ऑप्शन ए। तो हो गया बेटा आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्या बोल रहा है, क्या टोटल नंबर होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। अगर आपको एनर्जी लेवल से ऑर्बिटल देखने हैं तो उसका सीधे फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं एनर्जी लेवल से तो फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल 4th एनर्जी लेवल में 16 होंगे। देख लो कैसे, 4s 4p 4d 4f, 4s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, 4p के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, 4d के 5 एटॉमिक ऑर्बिटल और 4f के 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, तो 4 9 9 प्लस 7 16। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ 2 रेडिएशंस। एनर्जी E1 एंड E2 दो रेडिएशन का कितना दे रखा है बेटा, 25 एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी दे रखी है दोनों की, एक की 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक की 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमसे पूछा है द रिलेशन बिटवीन दियर वेवलेंथ्स, उनकी वेवलेंथ के बीच में क्या रिश्ता होगा। तो पहला मैथमेटिकल फॉर्मूला जो इस चैप्टर में मैंने आपको लिखवाया, एनर्जी का लैम्डा के साथ कैसा रिलेशन था, इनवर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1।
लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25/50 बराबर λ2 अपॉन λ1। तो यहाँ से आ गया रिलेशन 2λ2 बराबर λ1। तो करेक्ट आंसर विल बिकम दैट ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अगर n का वैल्यू 6 है, अगर n का वैल्यू 6 है, ऑर्बिट नंबर 6 दे रखा है, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रूल दिया गया था अबाउ जी द्वारा, जो कि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब हम भरते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में हम भरते हैं। तो n का वैल्यू दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा, तो ns हो गया 6s, np हो गया 6p, n-1d हो गया 5d और n-2f हो गया 4f। इनके एक बार n प्लस l की वैल्यू देख लेते हैं। तो n प्लस l 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 5 6 7 7, 4 प्लस 3 7। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो सबसे पहले 6s में भरोगे, 6s के बाद इन दोनों को, तीनों को ध्यान से देखो, किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इन तीनों में से सबसे कम एनर्जी किसकी है, जिसका n का वैल्यू सबसे कम है। फिर 4f में, फिर 5d में और फिर 6p में। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, f वाला सेकंड नंबर पे आ गया, फिर d और फिर p। क्लियर है बेटा, देख लो, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी, बोर थ्योरी को देखते हुए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन जो होता है इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, वही एनर्जी का ट्रांजिशन। तो बेटा एनर्जी डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होगा, -13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो आप पहले तो सॉल्व करके भी देख सकते हो कि चारों का सॉल्व करो। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ बेटा, कभी भी एनर्जी ट्रांजिशन में मोस्ट एनर्जेटिक पूछे ट्रांजिशन, है ना, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन पूछे कौन सा ट्रांजिशन रखेगा, तो क्या देखना बेटा वहां पर कि क्या, कि n1 का वैल्यू तो जो भी है, देखो बेटा n1 का वैल्यू जो भी है, लेकिन n2 यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इफ n1 का वैल्यू जितना कम हो और n2 का वैल्यू भी जितना कम हो, उतना लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन होगा। लेकिन अगर उतना मोस्ट एनर्जेटिक, ये ट्रिक बता रही हूँ बेटा, आप चाहो तो इसमें पुट कर करके निकाल लो सबका। अगर मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन पूछ रहा है तो याद रखना n1 का वैल्यू जितना कम और n2 का वैल्यू जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन होगा। देख लो बेटा अभी क्या पूछा है, अभी ध्यान से देखो, है ना, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन पूछा है, उसके लिए तो आप n1 भी ज़्यादा देखो। तो n1 सबसे ज़्यादा किसका है, n1 यानी कि लोअर एनर्जी लेवल, तो 5314 सबसे ज़्यादा इसका है और n2 भी सबसे ज़्यादा इसका है। तो ये लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन है। अगर मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन, देखो बच्चों आपकी इच्छा है n1 n2 का रख के भी देख लो, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कभी आपको चेक करना हो तो आप कैसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बेटा, n1 n2 हो गया ना, हाँ ठीक है, तो आप मैच कर लो अपना आंसर, पुट करके देख लो n1 n2 की वैल्यू, सबसे कम एनर्जी इसी की आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे ध्यान से, अ 0.66 किलोग्राम बॉल इज मूविंग, मास दे रखा है बेटा कितना, 0.66 किलोग्राम, और वो किस स्पीड से है, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। एसोसिएटेड विल बी, अब बेटा अगर फॉर्मूलेज याद हैं तो न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, आपसे वेवलेंथ पूछा है, तो बेटा क्या फॉर्मूला लगाओगे, h/mv ही लगाओगे ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ।
इसका वैल्यू हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये मास हो गया कितना 0.66 किलोग्राम इंटू यहाँ पर ये स्पीड दे दिया 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से अगर हम ऊपर ले जाएं 66.26 कर दें तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक जीरो ऊपर चला जाएगा बस। उसके बाद यहाँ से बचेगा 66 तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, तो 10⁻⁻34 है, एक 10 से 10 नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक 10 अगर ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, दैट इज ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 10⁻1 है ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 10⁻⁻35 मीटर। ध्यान रखना बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले केस में मास की वैल्यू किलोग्राम में ही रखनी है, अगर आपने ग्राम में रख दी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल, एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है एक मॉलिक्यूल, एक तरीके से इंसिडेंट एनर्जी का वहां पे काम कर रहा है। A2 मॉलिक्यूल वो हमें दे रखी है ना, और एक तरीके से वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, तो इंसिडेंट एनर्जी की तरह यहाँ पर बिहेव कर रही है 10⁻⁻19 जूल। एंड बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल, बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू डिसोसिएट अ बॉन्ड, उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था बेटा, अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसका बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर बेटा ये एक तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी का काम कर रहा है। बॉन्ड एनर्जी कितना आ गया बेटा 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम, पढ़ा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसी रिलेशन पे बेस्ड ये इक्वेशन है। E इंसिडेंट इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा E इंसिडेंट माइनस E नॉट, इंसिडेंट कितना है 4.4 इंटू 10⁻⁻19, थ्रेशोल्ड की तरह काम कर रहा है अपना ये बॉन्ड एनर्जी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻19, यूनिट सेम है 10 सेम है, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, लेकिन मॉलिक्यूल A2 है। और यहाँ पर बॉन्ड काइनेटिक एनर्जी जो पूछी है ना वो पर एटम पूछी है, तो अगर मॉलिक्यूल में 2 एटम है और पर एटम पूछा है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे ना बेटा काइनेटिक एनर्जी पर एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 3 एटम होते तो डिवाइड बाय 3 कर देते, तो कितना आया 0.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अच्छा 2.0 दे रखा है, तो 2.0 करेंगे तो 10⁻⁻20 हो जाएगा ना। अब देख लो बेटा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कितना सेम है, और आप जल्दी जल्दी में सेकंड को सही कर सकते हो, पर ध्यान से देखो बेटा साइंटिफिक नोटेशन, एक डेसिमल राइट में जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ जाती है, और अगर लेफ्ट में जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव में प्लस हो जाती है। ये साइंटिफिक नोटेशन याद रखने बेटा, ये बेसिक, ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ा था आज, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटम नंबर हुआ, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, इसलिए मैंने उसको पूरा लिख लिख के आपको बताया। हालांकि मैं सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज डिराइव करवाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा चलो क्वांटम नंबर भी एक बार लपेट लेते हैं, तो हमने पूरा कवर कर लिया है, और वो वन शॉट आपका बेस्ट वन शॉट है। लेकिन डिपेंड करता है बेटा आप उसको भी अच्छे से करो या ना करो, हो सकता है आप उसको भी सोचो कि इसमें भी और क्या शॉर्ट करना है, नहीं ऐसे नहीं करना बेटा, क्योंकि मैंने टॉपिक कोई सा नहीं छोड़ा, सारे टॉपिक को टच कर लिया जहां से क्वेश्चन उठ सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं एक सबशेल के अंदर, एक एटम के अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम, एक एटम की सबशेल में, इसे हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। ये मैंने आपको लिखवाया भी था, नहीं समझ आए तो आप लिख लिख के निकाल लो। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है सबशेल के अंदर, 4 सबशेल होती हैं, और आपको पता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। रूल वॉज 4l+2, लिखवाया भी था मैंने, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो बेटा ध्यान से,
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। मैंने आपको चारों क्वांटम नंबर के लिए बता दिया था कि क्या हो सकता है क्या नहीं, बताओ क्या आंसर सही होगा। यस बेटा, तो इसमें अगर आपको पता करना है तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, है ना। देखो क्या इंपॉर्टेंट चार चीजें बताई थी, क्या एन का वैल्यू सिर्फ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है, एल का वैल्यू 0 टू n माइनस 1 हो सकता है, यानी कि एल कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, m का वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल हो सकता है, l का वैल्यू भी m से बड़ा नहीं हो सकता, और s का वैल्यू तो सिर्फ प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। तो इस केस में क्या आंसर आ जाएगा बेटा, देखो सोचो समझो और बताओ। भाई ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसने पूछा नॉट परमिसिबल 3 2, ये हो सकता है क्या बेटा, देखना ध्यान से। m का वैल्यू -2 से +2 होना चाहिए था ना, -3 कैसे आ गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है 4 0 0, ये भी पॉसिबल हो सकता है। नॉट पॉसिबल पूछा है ना, बस देख लो बेटा ध्यान से। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है हमारे पास, अ पीएन डायोड, एक पीएन इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक पीएन इलेक्ट्रोड है, इज मेड अप ऑफ मटेरियल विद बैंड गैप ऑफ 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका हमें बैंड गैप दे रखा है कितना, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मिनिमम frequency of the radiation that can be absorbed by the material is nearly, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे पीएन इलेक्ट्रोड के बारे में बोला, हाँ जी बिल्कुल बोला, लेकिन यहाँ पे आपको एनर्जी जो दे रखा है, बैंड गैप जो दे रखा है, वो दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। अब आप बताओ कि यहाँ पे आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा, जो फॉर्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा, क्या E बराबर एच न्यू। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, यूनिट दे रखी है हर्ट्ज, यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसकी SI यूनिट में आंसर दे रखा है। तो अब इस केस में यहाँ पर हम इसको भी इसके SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एनर्जी की भी SI यूनिट होती है जूल। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2.0, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। तो मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये हो गई एनर्जी जूल में कन्वर्ट। रख देते हैं बेटा, तो न्यू बराबर क्या हो गया, E अपॉन एच। एनर्जी क्या हो गया बेटा, 2.0 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, और ये क्या आ गया 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं ऐसा ही। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया बेटा, 2.0 इंटू 1.6, 26, तो 3.2 अपॉन, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली बेटा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 34 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 19 29 10 -15 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5, 0.5 था ये, 15 नहीं था बेटा, 0.5। तो ये आ गया 5.0 इंटू 10 टू दी पावर -14 हर्ट्स। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। देख लो बेटा ध्यान से, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन का और मोमेंटम का बराबर है, अनसर्टेनिटी बोलो एरर बोलो, अगर वो बराबर है तो उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको रिलेशन पता है, डेल्टा एक्स
डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई होता है। और उसने कहा अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम की बराबर है। अगर बराबर है, इफ डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा p, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा x को डेल्टा p। तो यहां से कितना आ गया बेटा, यहां से हमारे पास आ गया डेल्टा x का स्क्वायर इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, दैट इज अंडर रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई। डेल्टा x को यही लिखेंगे ना हम, लेकिन अब उसने हमसे पूछा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो बेटा डेल्टा x का वैल्यू हमने ये रख दिया। और हम कैसे निकाल सकते थे, डेल्टा x डॉट m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m। अब इस केस में बेटा अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का वैल्यू आ गया है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का भी आ सकता है। कैसे आ सकता है बेटा, इस रिलेशन में पुट करके। हमसे डेल्टा v का वैल्यू पूछा है, तो डेल्टा x यहाँ रख देंगे, m एज इट इज, ठीक है। डेल्टा v हमसे पूछा है, तो अब बेटा डॉट m डेल्टा v है, तो m हमने यहीं रखा हुआ है, डेल्टा x पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, डेल्टा x अंडर रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई, है ना। डेल्टा v कितना है, हमसे पूछा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, किसके बराबर है, h अपॉन 4 पाई m। अब देखो बेटा ये इससे कैसे कैंसल आउट हो रहा है, ये डेल्टा v है, रूट h इंटू रूट h, है ना, वो h होता है। तो एक रूट h कैंसल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास बचेगा एक तो रूट h, यहां से क्या बचेगा बेटा, रूट 4 इंटू रूट 4, तो ये भी गया, तो यहां से रूट 4 बच रहा है ना। तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, h अपॉन 4, है ना। पाई भी बच रहा है इसी के अंदर, बस m बाहर है, तो क्या आ गया 1 अपॉन m अंडर रूट h अपॉन 4 पाई। तो 1 अपॉन 2m h अपॉन पाई, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 2m h अपॉन पाई। पुट करके बेटा वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ जो जो क्वेश्चन ने बोला था वो हमने किया है। वैल्यू रखोगे पूरा अपॉन में चला जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन। जो मेजरमेंट है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का इज एसोसिएटेड विद, वो किससे एसोसिएटेड है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम से, ठीक है। कि जो हम मेजरमेंट करते हैं किसी की पोजीशन का, वो एसोसिएटेड है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम से, बिल्कुल है। डेल्टा x डॉट डेल्टा p h अपॉन 4 पाई विच इज इक्वल टू, और हमें डेल्टा x का वैल्यू दे रखा है 1 इंटू 10 टू द पावर -18 ग्राम पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, बेटा देखो हमें डेल्टा x नहीं डेल्टा p दे रखा है, ठीक है। हमें डेल्टा p दे रखा है, और ये भी बोल दिया है कि जो डेल्टा p है वो दोनों का सेम है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, दैट इज एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो उसके मोमेंटम से, ठीक है, एसोसिएटेड है। और उस मोमेंटम का वैल्यू हमें दे रखा है डेल्टा p। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, तो उसकी वेलोसिटी में क्या अनसर्टेनिटी होगा। तो आप कैसे निकालोगे बेटा, ये बराबर होता है m डेल्टा v के, है ना। डेल्टा p किसके बराबर होता है, दैट इज m डेल्टा v। तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन m। तो डेल्टा p कितना दे रखा है, 1 इंटू 10 टू द पावर -18 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। m क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देख लो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 1828 0.09। हाँ, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, दैट इज ऑप्शन बी। सॉल्व करना बेटा इसे और आंसर निकालना अपना।
देख लो बेटा ध्यान से, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, ये किलोग्राम में है ना, इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये -28 हो जाएगा। ठीक है, ये किलोग्राम में है, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, इंटू 10⁻³ तो 31 30 29 -28 हो जाएगा, फिर आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अगेन देखो, क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर पे कितने सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वांटम नंबर्स को कंसीडर करते हुए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है कंडीशन भाई, n जो होगा वो 1 से इनफाइनाइट तक होगा, l n से बड़ा नहीं होना चाहिए, m का वैल्यू -L2 + L होना चाहिए, और s का वैल्यू +½ या -½ होना चाहिए। तो अब इस केस में ये तो सही सही लग रहा है ना, ये तो करेक्ट लग रहा है भाई, 3s हो सकता है, ये करेक्ट है। 2 क्या ये इसके बराबर हो सकता है? बराबर भी नहीं हो सकता, बड़ा भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। 4 3 ये भी पॉसिबल है। 1s m का वैल्यू -1s के लिए नहीं हो सकता। 3 2 l से बड़ा m नहीं हो सकता। तो पॉसिबल सिर्फ 2 हैं, a और c। देख लो बेटा ध्यान से, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नॉट पॉसिबल पूछा था, लेकिन बेटा देखो ये गलतियां हमसे भी हो रही हैं, बी डी और ई करते करते हम ये भूल जाते हैं पूछा क्या है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये बात, नॉट पॉसिबल पूछा है, पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन अ डिस्टेंस। हमसे पूछा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड in the measurement of velocity within the distance 0.1 angstrom। डिस्टेंस दे रखा है, वेलोसिटी पूछा है, डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4πm, डेल्टा v बराबर h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14, और मास इलेक्ट्रॉन का दे ही रखा है 9.1 इंटू 10⁻31, तो ये हो गया 4πm, और डेल्टा एक्स भी इधर आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻10, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर देख लो बेटा कितना क्लोजेस्ट वैल्यू दी हुई है, कितना क्लोजेस्ट वैल्यू दी हुई है, मतलब आएगा तो सब में ही 5.79 10 की पावर। तो 10 की पावर को सॉल्व करते हैं, 34 31 ऊपर बचा -3, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +10 -7, और 0.5 इंटू 10⁻⁻7 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशंस में किसी भी तरह का डाउट है तो यहाँ वो मिस्टेक्स हो सकती हैं जो कि आपको नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, The orientation of an atomic orbital is governed by। किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का अगर ओरिएंटेशन देखना है, अगर इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन देखना है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन अगर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन देखना है दैट इज गवर्न्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देख लो बेटा, लिखवाया है मैंने आपको ये वाली चीजें कि किससे हम पता करेंगे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है बेटा, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, है ना। ठीक है, सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी का फॉर्मूला सेकेंड ऑर्बिट का हमें दे रखा है -328 किलो जूल पर मोल। हमसे पूछा है एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर ये ना भी यूज करना हो, आपको वैसे भी अगर वैल्यूज याद है तो आप निकाल सकते हो। कैसे, क्या फॉर्मूला था, -1312 z² z हो गया हाइड्रोजन एटम का 1 और n² 4 का स्क्वायर, सेकेंड बोला है या फोर्थ 16 है ना, किलो जूल पर मोल।
तो यहाँ पर बेटा 1312 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज -82 किलो जूल पर मोल। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख लो बेटा ध्यान से, ठीक है। तो ये था बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा आप लोगों से यही कहना है कि मैं तो करवा ही रही हूँ यार, आप भी बहुत अच्छे से अपना पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, बट दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर हम इसको अच्छे से कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट्स का खेल है बेटा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। देन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उसके क्वेश्चंस आप खुद से कॉन्सेप्ट का फ्लो चार्ट बना के आएंगे, सो दैट मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेटा। बस एक ही चीज़ बोलूँगी, दैट ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, क्लियर। क्योंकि बार बार सेम चीज़ मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बेटा कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी भी चीज़ को उसी कंसिस्टेंसी के साथ फिनिश करना। आप लोग क्या सपना लेकर अपने घर से आए थे पढ़ने के लिए, विद्यापीठ में, ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, पाठशालास में, लेकिन अब जो मैटर करता है वो ये कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करो। अपने घर में भी हो तो कोई डर वाली बात नहीं है ना। अपन कोई भी चीज़ को अगर करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि भाई अपना कैसे भी करके रिवीजन हो जाए, तो वो रिवाइज करना बेटा, नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रखा है उसको अच्छे से करना है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।